निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्ष में 3 फसलें उगाए जाने का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में या कौटिल्य की अर्थशास्त्र में एक वर्ष में 3 फसलों को उगाए जाने का उल्लेख मिलता है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हेमन खरीफ की फसल को कहा जाता था। कौन सा करेक्ट है इसमें? केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक वर्ष में 3 फसलें उगाए जाने का उल्लेख मिलता है, करेक्ट है। लेकिन कौटिल्य की अर्थशास्त्र में हेमन रवि की फसल को कहा जाता था, खरीफ की फसल को नहीं। तो सेकंड वाले को एलिमिनेट करके उत्तर लगाइए केवल एक। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्ष में 3 फसलें उगाए जाने का उल्लेख जो है वो मिलता है। और हेमन जो है वो रवि की फसल को कहा जाता था, जबकि ग्रीष्मिक खरीफ की फसल को कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में धान की फसल को सबसे उत्तम एवं गन्ने की फसल को सबसे निकृष्ट बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, हस्तिवन हस्तिवन मौर्य काल में उस स्थान को कहते थे जहाँ पर हाथी रहते थे। मौर्य काल में जिस स्थान से अनेक प्रकार की लकड़ी, लोहा, तांबा आदि धातुएं प्राप्त होती थी उन्हें द्रव्य वन कहा जाता था। देखिए, हस्ती वन से लग रहा है कि हाथियों का स्थान होगा। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। एक बार और पढ़ लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अर्थशास्त्र में वर्णित औदक शब्द निम्नलिखित में से किसको वर्णित करता है? किसको वर्णित करता है? अर्थशास्त्र में वर्णित औदक शब्द अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य की। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या? विष्णुगुप्त एक नाम और इनका चाणक्य। पहाड़ों पर बनाया गया दुर्ग है क्या औदक? मरुभूमि या झाड़ी के बीच बनाया गया दुर्ग है? घने जंगलों में बनाया गया दुर्ग है? या फिर नई नदी द्वीप पर बनाया गया दुर्ग है? क्या है औदक? तो औदक है नदी द्वीप में बनाया गया दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी। तो अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में नदी द्वीप में बनाए गए दुर्ग को औदक कहा गया है। मरुभूमि या झाड़ी के बीच बनाए गए दुर्ग को धान वन कहा गया। देखिए, अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में नदी द्वीप पर बनाए गए दुर्ग को औदक, यही है उत्तर। और अगर मरुभूमि या फिर झाड़ी के बीच बनाए गए दुर्ग को क्या बोला गया? धानवन। क्या कहा गया उसको? धानवन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो युद्ध आमने सामने लड़ा जाता था उसे तूष्णी युद्ध कहा जाता था। और जिस युद्ध में दूसरे राज्य के राज परिवार को फूट डलवाकर राज्य का विनाश करवा दिया जाता था उसे प्रकाश युद्ध कहा जाता था। देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो युद्ध आमने सामने लड़ा जाता था ना, उसको तूष्णी युद्ध नहीं बल्कि उसको प्रकाश युद्ध कहा जाता था। और जिस युद्ध में दूसरे राज्यों के राज परिवार में फूट डलवाकर राज्य का विनाश करवा दिया जाता था उसको कहा जाता था तूष्णी युद्ध। तो दोनों के दोनों गलत हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के युद्धों का वर्णन मिलता है। जो युद्ध आमने सामने लड़ा जाता था उसको प्रकाश युद्ध कहा जाता था। जिस युद्ध के द्वारा दूसरे राज्यों के राज परिवार में फूट डलवाकर राज्य का विनाश करवा दिया जाता था उसको बोलते थे तूष्णी युद्ध। कूटनीतिक युद्ध को कूट युद्ध कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। मौर्य काल में फ्लवक किसको कहा जाता था? क्या है फ्लवक मौर्य काल में? इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कोई शब्द दिया जाता है कि इस काल में ये क्या था, वो क्या था, अर्घट्टा क्या था, इस तरह से। जैसे अर्घट्टा सिंचाई से संबंधित है ना, वैसे ही फ्लवक क्या है? रस्सी पर नाचने वाले को किसको कहते थे? फ्लवक रस्सी पर नाचने वाले को या तमाशा दिखाने वाले को। तो फ्लवक कहते थे रस्सी पर नाचने वाले को, ऑप्शन नंबर डी है इसका उत्तर। तो देखिए, मौर्य काल में फ्लवक रस्सी पर नाचने वाले को कहा जाता था। और मदारी को सौभिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मदारी को सौभिक। और जादूगर को कुहक कहा जाता था। जादूगर को क्या कहा जाता था? कुहक। और तमाशा दिखाने वाले को कुशीलव कहा जाता था। क्या? कुशीलव। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मौर्य काल में ऐसे बौद्ध भिक्षु जो देवताओं और सर्पों के चित्र लोगों के पास ले जाते थे क्या कहलाते थे? मौर्य काल में ऐसे बौद्ध भिक्षु जो देवता और सांपों के चित्र लोगों के पास ले जाते थे उनको कहते थे अदिति कौशिक। क्या कहते थे उनको? अदिति कौशिक। तो ऐसे बौद्ध भिक्षु जो देवताओं और सर्पों के चित्र लोगों के पास ले जाते थे उन्हें अदिति कौशिक कहा जाता था। विभिन्न प्रकार की बोलियां बोलने वाले लोगों को बागजी कहा जाता था। और मौर्य काल में प्रावहण एक प्रकार का सामूहिक समारोह था। 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई का समुचित प्रबंध था। और मौर्य काल में सिंचाई का उपज का 1/5 से 1/3 भाग तक थी। मौर्य काल में सिंचाई कर उपज का 1/5 से 1/3 भाग तक थी। करेक्ट है, इतनी ही थी। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी एस का उत्तर। तो देखिए, मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई का समुचित प्रबंध था। इसे सेतुबंध कहा गया है। इसके अंतर्गत तालाब, कुएं एवं झीलों पर बांध बनाकर एक स्थान पर पानी एकत्रित करना इत्यादि निर्माण कार्य आते थे। और सिंचाई के लिए मौर्य काल में अलग से कर देना पड़ता था जिसकी दर उपज का 1/5 से 1/5 से 1/3 भाग थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, बिंदुसार ने सीरिया नरेश एंटियोकस
से पत्र लिखवाकर अंगूरी मदिरा, अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी। बिंदुसार मांग कर रहा है किसकी? अंगूरी मदिरा की, अंजीर की और दार्शनिकों की। किससे कर रहा है? एंटियोकस से। एंटियोकस कौन है? सीरिया नरेस। ये मांग कैसे की जा रही है? एक पत्र लिखकर। दूसरा स्टेटमेंट है, सीरिया के शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के पास ये सभी वस्तुएं भेजी। देखिए, बिंदुसार ने मांग तो कर ली सीरिया के शासक या नरेश एंटियोकस से, कैसे? पत्र लिखकर। किसकी? अंगूरी मदिरा, अंजीर की और दार्शनिक की। अब जो एंटियोकस ने जो बिंदुसार को भेजा, वो मदिरा भेजी है, अंजीर भेजी है, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, केवल एक सही है यहाँ पर। तो देखिए, बिंदुसार ने एक पत्र लिखकर एंटियोकस से अंगूरी मदिरा, अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी। एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़कर अन्य सारी वस्तुएं बिंदुसार को भेजी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मौर्य काल में प्रदेष्टा किसका वर्णन करता है? किसका वर्णन करता है प्रदेष्टा? मौर्य काल में दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, कोई ना कोई तो है। फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश है प्रदेष्टा। तो देखिए, प्रदेष्टा जो है फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था और दीवानी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को व्यवहारिक कहते थे और राजमहलों की देखरेख करने वाले प्रधान अधिकारी को दोबारिक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। कोई एक गलत है इनमें से चार में से। मौर्य काल में दक्षिणापथ की राजधानी तक्षशिला थी और मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को चक्र कहते थे। मौर्य काल में मंडल जिलों में विभक्त होते थे जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था और जिले के शासक को स्थानिक कहा जाता था। तो करेक्ट है यहाँ पर डी, जिले के शासक को स्थानिक कहा जाता था और मौर्य काल में मंडल जिलों में विभक्त होते थे जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को चक्र कहते थे, ये भी करेक्ट है। मौर्य काल में दक्षिणापथ को नहीं बल्कि उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की नहीं। तो मौर्य काल में उत्तरापथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की नहीं। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। क्या थी? सुवर्णगिरी हो गई दक्षिणापथ की और उत्तरापथ की हो गई तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा करेक्ट है। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय दीवानी मामले से संबंधित न्यायालय था और धर्मस्थीय न्यायालय जो है वो फौजदारी मामलों से संबंधित न्यायालय था मौर्य काल में। गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। जो कंटक शोधन न्यायालय है वो था फौजदारी मामलों से संबंधित और जो धर्मस्थीय न्यायालय है वो दीवानी मामलों से संबंधित था। तो इंटरचेंज करो वरना गलत है दोनों के दोनों। तो मौर्य काल में दीवानी मामलों से संबंधित न्यायालय को धर्मस्थीय न्यायालय कहते हैं या कहते थे और मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय में फौजदारी से संबंधित मामलों का निपटारा होता था। तो कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी मामलों से संबंधित और धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी मामलों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को संभूत, समुत्थान और समव्यावहारिक कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारियों के नेता को सार्थभा कहा जाता था। तो कौन सा करेक्ट है? ये दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका उत्तर। तो एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, एक बार और पढ़ लीजिए इसको। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को संभूत, समुत्थान और समव्यावहारिक कहा जाता था और मौर्य काल में व्यापारियों के नेता को सार्थभा कहा जाता था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। मौर्य काल में भारत का व्यापार मुख्यतः पश्चिमी एशिया, मिस्र, चीन तथा श्रीलंका से होता था और मौर्य काल में पूर्वी तट का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह भृगुकक्ष था। देखिए, मौर्य काल में प्रसिद्ध बंदरगाह, सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह भृगुकक्ष तो था, लेकिन ये पूर्वी तट का नहीं था, ये पश्चिमी तट का था। बाकी पहला वाला गलत है। मौर्य काल में मुख्यतः पश्चिमी एशिया, मिस्र, चीन, श्रीलंका से व्यापार होता था। तो देखिए, मौर्य काल में भारत का व्यापार मुख्यतः पश्चिमी एशिया, मिस्र, चीन तथा श्रीलंका से होता था। मौर्य काल का सबसे प्रमुख बंदरगाह पश्चिमी तट पर भृगुकक्ष था और मौर्यकालीन पूर्वी तट पर प्रसिद्ध बंदरगाह ताम्रलिपि था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है, मतलब गलत है। पहला विकल्प है, मौर्यों की राजकीय मुद्रा पर्ण थी और सोने के सिक्कों को मौर्य काल में पर्ण कहा जाता था। मौर्य काल में भारत में मिस्र को हाथी दांत, कछुए, सीपियाँ, मोती, नील, बहुमूल्य लकड़ी आदि का निर्यात किया जाता था और मौर्य काल में तांबे के सिक्के को माशक या फिर कांकड़ी कहते थे। देखिए, पहला वाला तो करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। मौर्यों की राजकीय मुद्रा पर्ण तो थी, लेकिन जो पर्ण है वो सोने के सिक्के नहीं थे, वो चांदी के सिक्के थे। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। किसके थे? चांदी के थे। तो देखिए, मौर्य काल में राजकीय मुद्रा पर्ण थी, जो पर्ण था वो चांदी का सिक्का था, सोनों का नहीं था, सोने का नहीं था। अधिकारियों के वेतन आदि को देने में इसी का प्रयोग किया जाता था। मौर्य काल में सोने के सिक्के को निष्क या फिर सुवर्ण कहा जाता था। निष्क एवं सुवर्ण कहा जाता था, मतलब दोनों। या का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पर, और का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। कालसी का शिलालेख निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देखिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अधिकतर जो उत्तराखंड के एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट लेती है, उसमें बहुत पूछते हैं ये। जो अशोक का कालसी देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड के देहरादून जिले में। तो बी है इसका उत्तर। तो देखिए, कालसी शिलालेख उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट या जिले में स्थित है। उड़ीसा के पुरी में जो है, पुरी जिले में धौली शिलालेख स्थित है।
याद रखिएगा। तो ये 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।